क्या आपको पता है कि इंडिया में पहले कौन आया, डच या इंग्लिश? चलिए आज सब डाउट्स क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को नींद दिला देता है, लेकिन अगर इससे एक मास्टर लेजर की तरह पढ़ा जाए तो ये किसी थ्रिलर मूवी से काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा रोहन। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द मास्टर लेजर की। ये एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, कौन पहले आया, कौन बाद में, कौन टिक गया, कौन हार गया। तो सना, इस लेजर की शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने देखा यहाँ 1498 की डेट लिखी है। क्या उस साल कोई खास हुआ था? हाँ, ये डॉसिये शुरू होता है साल 1498 से, जब पहली बार किसी यूरोपियन ने समुंदर के रास्ते भारत की धरती पर कदम रखा था। और ये सफर खत्म होता है 1947 में हमारी आजादी के साथ। लेकिन इन 450 सालों में क्या-क्या हुआ, ये समझना जरूरी है। द इन्फिल्ट्रेशन मैप, पुर्तगाली एंट्री। वाह! तो चलिए इन्फिल्ट्रेशन मैप को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बॉक्स में लिखा है 1498, द पुर्तगाली। इनके बारे में क्या खास है और क्या ये सच में सबसे पहले आए थे? देखो रोहन, हाँ, पोर्चुगीज ही सबसे पहले आए थे, लेकिन उनके आने की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। उस जमाने में अरब और वेनिशियन व्यापारियों का एकजा था इंडिया के मसलों पर। यूरोप में दालचीनी, काली मिर्च, इलायची की डिमांड थी, लेकिन सप्लाई कंट्रोल्ड थी। तो वास्को द गामा ने ये मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। 1498 में वास्को दा गामा पहली बार कैलिकट, आज का कोड़िकोड केरला, पहुंचे। उनका स्वागत जामोरिन ने किया। इन्होंने ही यूरोप से इंडिया तक का सी रूट ढूंढा था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। तो उनका मकसद क्या था? सिर्फ व्यापार? शुरुआत में हाँ, सिर्फ मसलों का व्यापार, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। 1510 में एल्बुकर्की ने गोवा पर कब्जा कर लिया और ये उनका परमानेंट ठिकाना बन गया। इसके बाद इन्होंने दमन, दीव और बॉम्बे तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेकिन आज हम पुर्तगाली के बारे में इतना क्यों नहीं सुनते? उनका राज खत्म कैसे हुआ? अच्छा सवाल। पोर्चुगीज की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि उनकी नेवी वीक हुई और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो दो नए ओपोनेंट्स, डच और ब्रिटिश, का मुकाबला कर पाते। अच्छा, तो पुर्तगाली पहले आए, फिर आता है नाम 1602, द डच। क्या ये भी इंग्लिश की तरह ताकतवर थे? डच लोग आए तो जरूर थे, लेकिन उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट था। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसका अपना आर्मी, नेवी और करेंसी था। वाह! तो फिर वो इंडिया पर राज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका मेन फोकस इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया पर था। उन्हें लगा कि इंडोनेशिया में नटमेग, क्लोवर और ब्लैक पेपर ज्यादा मिलेगा और वहां कंपटीशन भी कम था। तो इंडिया में उनका क्या हाल हुआ? उन्होंने इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज लगाईं, पुलिकाट, मसूलीपट्टनम, कोचिन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कंडच राइवलरीज में डच को हार हुई और वो धीरे धीरे इंडिया से हटकर इंडोनेशिया में सेटल हो गए। 18th सेंचुरी तक इंडिया में डच इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इंटरेस्टिंग। तो पुर्तगाली और डच के बाद अब बारी आती है ब्रिटिशर्स की। हाँ, लेकिन थोड़ा सब्र, इनके बीच में एक और खेल था। तो अब आते हैं द इंग्लिश। हम सब ब्रिटिशर्स के बारे में ज्यादा सुनते हैं। उनकी एंट्री कब और कैसे हुई? 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ एक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। इसका मतलब उन्हें भारत के साथ व्यापार करने की ऑफिशियल परमिशन मिल गई। लेकिन जब वो आए तो पुर्तगाली तो ऑलरेडी सेटल थे, डच भी आने लगे थे।
उनका वेलकम कैसा हुआ? इनिशियल ईयर्स में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगानी चाहिए, लेकिन पोर्चुगीज ने डिस्टर्ब किया। लेकिन 1615 में आया गेम चेंजर मोमेंट, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो? स्कूल में नाम सुना है, लेकिन डिटेल में नहीं पता। सर थॉमस रो एक एम्बेसडर थे जो मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आया। उसने बहुत डिप्लोमेसी की, खूबसूरत गिफ्ट्स दिए, पेंटिंग्स, हॉर्सेस और शायद वाइन भी। इनाम में जहांगीर ने व्यापार करने की इजाजत दे दी। तो इसी फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरवाइव करने दिया। हाँ, इस इजाजत के साथ उन्होंने सूरत, मद्रास और बॉम्बे में अपने बेसेस मजबूत कर लिए। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पोर्चुगीज वीक हो रहे हैं, डच इंडोनेशिया में बिजी है, तो अब मौका है इंडिया पर पकड़ मजबूत करने का।